पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। यूं जो तकता है आसमां को तू, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। यह मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। आदाब नाज़रीन, तख्लीक़कार का नया शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। आज जो तख्लीक़कार हमारे साथ हैं उनका नाम है जनाब अहमद रईस साहब। आज जेके मराज कमराज एकेडमी में आपका खैर मकदम है। और अहमद रईस साहब की तख्लीक पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब गुलजार जाफर साहब। आपको भी जेके मराज कमराज एकेडमी की तरफ से खुशामदीद। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मेरी गुजारिश रहेगी अहमद रईस साहब से कि वो अपनी तख्लीक से नवाजें। रईस साहब। सबसे पहले मैं जेके मराज कमराज एकेडमी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे इनायत फरमाया। गुलजार जाफर साहब की इजाजत से गजल शुरू करता हूँ। एक हसीन दास्तान तक पहुंचे, एक हसीन दास्तान तक पहुंचे, वो नजर से बयान तक पहुंचे। एक हसीन दास्तान तक पहुंचे, वो नजर से बयान तक पहुंचे। फिर निकलता नहीं है तीरे मिजा, फिर निकलता नहीं है तीरे मिजा, जब दिले नातवां तक पहुंचे। मुंह किसी को नहीं लगाता हूँ, मुंह किसी को नहीं लगाता हूँ, बात उस बदजबान तक पहुंचे। भूख से मर गए हैं सब, ये बात, भूख से मर गए हैं सब, ये बात, हाकिमे दो जहान तक पहुंचे। सोजिशे आफताब में जलकर, सोजिशे आफताब में जलकर, जुल्फ के साइबान तक पहुंचे। अब तलक चीखता हूँ अंदर से, अब तलक चीखता हूँ अंदर से, मेरी आवाज कान तक पहुंचे। अब तलक चीखता हूँ अंदर से, मेरी आवाज कान तक पहुंचे। दिल के जख्मों को मैं छुपाता हूँ, दिल के जख्मों को मैं छुपाता हूँ, खामोशी क्यों बयान तक पहुंचे। जिसको परवाह नहीं मेरी कोई, जिसको परवाह नहीं मेरी कोई, आह उस मेहरबान तक पहुंचे। जिसको परवाह नहीं मेरी कोई, आह उस मेहरबान तक पहुंचे। मैं हूं तैयार जान देने को, मैं हूं तैयार जान देने को, इश्क भी इम्तिहान तक पहुंचे। साथ मुझको रकीब के पाकर, साथ मुझको रकीब के पाकर, तुम भी किस किस गुमान तक पहुंचे। सोचकर बस ये मर गई लड़की, सोचकर बस ये मर गई लड़की, राज जब खानदान तक पहुंचे। बस मोहब्बत में जीत है ये पयाम, बस मोहब्बत में जीत है ये पयाम, पाको हिंदुस्तान तक पहुंचे। शेरे के मैं भी रंदाना एक गजल कहता, मैं भी रंदाना एक गजल कहता, बस वो दिल की दुकान तक पहुंचे। गजल का मतलब है मकता है कि बात थी अपने दरमियान रईस, बात थी अपने दरमियान रईस, और तुम खींचतान तक पहुंचे। एक हसीन दास्तान तक पहुंचे, वो नजर से बयान तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया जनाब अहमद रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गजल पढ़ी आपने। तो रईस साहब, आपकी जो गजल है ये तख्लीक है, ये हमने पहले ही अपने तबसरा निगार जनाब गुलजार जाफर साहब को भेजी थी। अब मैं गुलजार जाफर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस तख्लीक पर तबसरा करें। जाफर साहब। जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी के सभी ज़ामा को और आज के जो प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं जनाब सफदर साहब और रईस साहब, आज के तख्लीक़कार, और सभी क़ारीन और नाज़रीन की खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। एकेडमी का एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बार फिर उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इस नहायत ही पुरविकार प्लेटफॉर्म पे अपने तासुरात जाहिर करने का एक मौका फराहम किया। आज जो तख्लीक और तख्लीककार प्रोग्राम में इंतखाब किया गया है, मैं इसे हुस्न इंतखाब मानता हूँ। वो इसलिए कि रईस साहब जो हैं, ये हमारी नई नस्ल में एक खास मकाम रखते हैं। नई नस्ल में लिखने वाले जितने भी शुअरा हैं और जितने भी उदबा हैं, उनमें रईस साहब जो है वो एक नुमाइंदा नाम है, एक मंजे हुए स्कॉलर और उर्दू अदबियात पर एक गहरी नजर रखने वाले और साथ साथ एक गहरा तख्लीकी शऊर रखने वाले उभरते हुए शायर हैं। इनकी शायराना सलाहियतों से पहले भी हम सब मुतासिर हैं और इनके यहाँ जबरदस्त किस्म के इम्कानात मौजूद हैं। और आज जो गजल इन्होंने मरहमत की, ये गजल भी अपने अपने शऊर के एतबार से, अपनी जुबान के एतबार से, और इसमें जो जमालियाती पहलू है और इसमें जो पूरी उर्दू गजल की जो रिवायत रही है, उस रिवायत का जो तारप्पो मौजूद है, उस लिहाज से मैं ये कहता हूं कि इस गजल के जरिए से भी रईस साहब अपना एक भरपूर तारुफ कराते हैं बहसियत शायर। ये गजल पढ़कर किसी भी कारी को जो उर्दू गजल के लबो लहजे से और उर्दू गजल की रिवायत से वाकिफ होगा, उनके यहाँ फौरी तौर पे कुछ तासुरात उभरेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वही तासुरात मजमूई तौर पे मैं बयान करूं। अव्वल, रईस साहब जो है ये शायरी के फन से बेहतरीन तरीके से वाकिफ है, यानी शायरी की जितनी भी फनी नजाकतें हैं उनका ये शऊर भी रखते हैं और उनके बर्ताव से भी ये अच्छी तरह आशना है। लफ्जों का रचाव, तरकीबों का इस्तेमाल और खुसूसी तौर वजन और उरूज के जो निहायत ही हसास और नाजुक मामलात होते हैं शायरी में, तो उन मामलात में तो खुदावंद ताला ने इन्हें एक अलग हुनर अता किया है और ये बहुत अच्छा मुताला रखते हैं। उर्दू गजल को जो भी असातिज़ा का कलाम है, जो हमारा बेहतरीन मतन है, उसको उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा है। उन्होंने वली दकनी से भी लेकर गालिब, मीर, सौदा, मोमिन, यानी जितने भी हमारे असातिज़ा हैं, अकाबरीन हैं, उनको उन्होंने अच्छी तरह एक कारी की हैसियत से, एक मुहक्किक की हैसियत से और एक अच्छे लर्नर की हैसियत से पढ़ा है। तो आप भी महसूस करेंगे, अगर आप जो सरफेस है इनके कलाम का, जो सरफेस होता है, उस सरफेस के अंदर जो ही हम झांकने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये अच्छी तरह महसूस होने लगता है कि इनके यहाँ वो जो असातिज़ा हमारे गुजरे हैं उर्दू अदब के, उन उनके उसलूब का, उनके उनके लफ्जियात का, उनकी बढ़ती हुई रिवायतों का, उनकी सभी इनफरादियत, यानी उनकी जितनी भी इनफरादियतें रही है, उनका एक मजमुआ आपको मौजूद लगेगा इनकी गजल। दूसरी खूबी इनकी ये है कि
रईस साहब किसी भी मजमून को, इस बात को आप तवज्जो से सुने, ये किसी भी मौजू को, किसी भी मजमून को, मौजू क्या, मजमून को, आम से आम ख्याल को भी शायरी के सांचे में बहुत ही चुस्त तरीके से डालने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कि इस गजल में भी कुछ अशार आपको ऐसे नजर आए होंगे या कारीन को जरूर वो नजर आएंगे कि जिनका मजमून देखा जाए तो वो एक आम सी बात है, लेकिन जब रईस साहब का कलम उन मजामीन को, उन मौजूआत को छेड़ता है, वो मतलब प्रेजेंटेबल, वो शेर जो है वो एक तोहफा बन जाता है। ये इनकी फनकारी है, ये इनकी हुनरमंदी है, और ये ऐसी हुनरमंदी बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आती है। ये नौजवान नस्ल में बहुत ही मतलब मंजे हुए और बहुत ही बाशऊर, बासलाहियत शायर ऐसे हैं, बहुत सारे और भी हैं, इनमें ये भी एक है अहमद रईस साहब, जो इस तरह से मतलब कलाम में इस तरह की चाशनी पैदा करने पे ये मतलब कुदरत रखते हैं। एक और बात इनकी शायरी के हवाले से ये है कि लंबी बहर हो या छोटी बहर, ये अपनी बात मुकम्मल करने पे कुदरत रखते हैं। अब चूंकि सफदर साहब भी अच्छे शायर हैं और अहमद रईस साहब तो हैं ही, सफदर साहब भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि शेर में सबसे अहम चीज ये होता है कि आप जो कहना चाहते हैं, जो आपकी बात है, क्या वो एक मिसरे में या दोनों मिसरों में, यानी एक शेर में कंप्लीट कर पाते हैं, कारी तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, वो बात अधूरी मत रहती है। ये अपनी बात बहुत ही खूबसूरती के साथ, सलासत के साथ, वजाहत के साथ और पूरी फनकारी के साथ तमाम फनी लवाजिमात को मौजूद रखते हुए उस बात को कंप्लीट करते हैं। यानी कि उनके यहाँ जो बात करने मजामीन की निशस्त बर्खास्त है, जो बात की निशस्त बर्खास्त होती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। रईस साहब की गजल में जो रंग है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो रिवायती है। किसी मुबालगा आमेजी से काम लिए बगैर मैं ये हकीर राय कायम कर सकता हूं, ताकि मैं कोई नकाद नहीं हूं, लेकिन शायरी पढ़ना मेरा शौक है और शायरी पढ़ते हुए कोई भी कोई राय कायम कर सकता है। मेरी ये राय है कि इनका लिसानी बर्ताव जो है, इनका लिसानी लबो लहजा मीर से मुस्तार मालूम होता है। वो मीर का तरीका है, मीर का वतीरा है, इनका लिसानी वतीरा मीर का है, लेकिन इनका फिक्री पहलू जो है वो गालिब के यहां से होकर आता है। इस तरह दो अजीम तरीन शुअरा को साथ साथ ले जाना और फिर अपना एक मुनफरिद रंग कायम रख पाना, ये कमाल की बात है। कमाल इसी को कहते हैं कि आपको इनकी गजल पढ़ते हुए मीर का गुमा भी गुजरेगा और गालिब की झलक भी कहीं कहीं पर्दे में दिखाई देगी। बात करने का जो अंदाज है, यानी जो फिक्री पहलू ये टच करते हैं, जो ख्यालात ये टच करते हैं, वो गालिब जैसे हैं, लेकिन जो बर्ताव है जुबान का, कहने का, वो मीर का जैसा है। इस तरह से ये हमारे आज के दौर में रिवायती गजल लिखने में एक मुमताज हैसियत कायम कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हम पोस्ट मॉडर्न लबो लहजे में लिखते रहते हैं, अब ये चीजें अनका होती जा रही हैं। अब हमारे दौर में इन चीजों
की तरफ लोग कम ही माइल है। अब ईडियम बदल गया है, अब टोन बदल गया है, अब फ्रेजियोलॉजी बदल गई है। गजल लिखने की फ्रेजियोलॉजी अब चेंज हो गई। गजल जो हम आज की गजल सुनते हैं आज के मुशायरों में, वहां आप देखेंगे कि वो एक अलग किस्म का लफ्जियात होता है। लेकिन इस तरह के लोग जो आज भी ऐसे ट्यून में, ऐसी फ्रेजियोलॉजी में और इस लफ्जियात में, इस शब्दावली में गजल की जिमाम को थामे हुए हैं, मैं इनको एक क्रेडिट देना चाहूंगा। हता कि कुछ लोग इनको एक कहकर रद्द भी कर सकते हैं कि ये शायद अपने आप को पोस्ट मॉडर्निटी के साथ या दौरे हाजिर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन मैं इनको ये क्रेडिट देता हूं कि ये आज के दौर में रहते हुए वो खिड़की खोले हुए हैं जो हमें माजी की तरफ खुलती है। तो ये एक किस्म का ब्रिज है, ये एक पुल का काम करते हैं। ये हम ऐसे लोगों की भी एक जरूरत है अब शायरी में जो हमें रिवायत से जोड़े रखेंगे, रिवायती लबो लहजे से जोड़े रखेंगे, ताकि हम अपनी असल से कट न जाए, हम ये भूल न जाए कि मतलब हम कहां से आए। तो इस तरह से ये जो काम अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तहसीन काम है। ये मेरे कुछ मजमूई तासुरात थे अहमद रईस साहब की शायरी के बारे में, बिलखुसूस आज की इस गजल के बारे में। अब मैं कोशिश करूंगा, ताकि इसमें कई सारे अशार ऐसे हैं जो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि इनके अल्फाज आसान होते हैं, फहीम होते हैं, आम कारी भी उनका मफहूम बआसानी समझ सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो इसमें शहरी हुस्न है, शहरी खूबियां हैं, उन की तरफ मैं थोड़ा सा इशारा करने की कोशिश करूंगा। एक हसी दास्तान तक पहुंचे, ये मतला है गजल का, वो नजर से बयान तक पहुंचे। इस शेर को आप जरा महसूस करें। इस पे हम ज्यादा बहसो तमहीस लेकर नहीं बैठेंगे, बड़े बड़े फलसफे झाड़ने के बजाय बेहतर है कि इसमें जो जमालियाती पहलू है वो हम महसूस करने की कोशिश अगर करें जमालियाती आंख से, तो ये शेर एक ब्यूटीफुल पिक्चर पेश करता है कि नजर से जो चीज शुरू होती है, फिर वो बयान तक आती है, फिर वो बयान होते होते एक दास्तान बन जाती है। यानी इन्होंने जुज को कुल बनाकर जो पेश किया है इस पहले शेर में, यानी बीज के एक दाने से एक चनार निकाला है, एक बड़ा तनावर दरख्त निकाला है, और वो भी गैर महसूस तरीके से। बात शुरू हुई थी, बड़ा रोमानवी अंदाज है, कोई मंजर था, कोई चेहरा था जिस पे नजर गई, नजर आखिर नजर है, बेमुहाबा उठ गई होगी, किसी चीज पे नजर पड़ी, वो पसंद आ गया, पसंद आते आते उसने दिल में बसेरा कर दिया। फिर बात मोहब्बत की है, दिल में भी कहां तक रह जाती, होते होते होंठों पर आ ही गई, बयान तक आ ही गई। फिर जब बयान के जरिए से दरिया बनकर निकली तो वो दास्तान बन गई। इस एक शेर में जो हमारे एपिक लव स्टोरीज गुजरी है वर्ल्ड की, एपिक लव स्टोरीज, लैला मजनून, शीरीं फरहाद, अगर मुझे इजाजत दें वो मैं सारी लव स्टोरीज इस शेर में भर सकता हूं, जो लेजेंड्स हैं हमारे, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। भाई लैला और मजनू की इतनी दास्तान जो इतनी सदियों से अब हमारे लिटरेचर का एक हिस्सा बन रहे हैं, अलामत के तौर पे, मेटाफर के तौर पे, इस्तारे के तौर पे। कोई भी लिटरेरी रिवायत अब मुकम्मल नहीं है लैला और मजनू के बयान से, हीरो रांझा के बयान के बगैर, लैला मजनू के बयान के बगैर, शीरीं फरहाद के बयान के बगैर। लेकिन वो दास्तानें भी शुरू कहां से हुई होंगी? नजरें टकराने से,
मजनू की नजर लैला पे पड़ी या लैला की नजर मजनू पे पड़ी, उस एक नजर से वो अजीम मोहब्बत की दास्तां शुरू हुई, फिर वो चाहतें बढ़ती गई, फिर एक वक्त आया, फिर उन्होंने इजहार मोहब्बत किया। अब उस इजहार मोहब्बत का तो मतलब ये एक कुलिया रहा है, जमाने ने कभी ऐसी चीजों के साथ इंसाफ नहीं किया है, अच्छा सलूक नहीं किया है, ऐसे लोगों को सताया गया है, चाहे इश्क का दावा जिस भी तरह का रहा हो, लेकिन जमाना कभी इसके लिए खुशगवार और हमवार नहीं रहा है। फिर होते होते वो दास्तानें बनी। अब देखिए, बज़ाहिर एक आम से शेर में इतने मफाहीम मौजूद हैं, नजर से बयान और बयान से दास्तान बनने का, ये जो मुतहरिक एक मंजर बनाने का एक हुनर है, ये मैं रईस साहब की शायरी का सबसे बेहतरीन हुस्न मानता हूं, खूबी मानता हूं। बल्कि ये इतनी बातें कहने के बावजूद मैं समझता हूं दिल ही दिल में कि ये शेर अभी भी इसके इस हवाले से और भी बातें हो सकती हैं। अब मैं चूज करके दो चार अशार पढ़ूंगा। सारी गजल तो तवील है, ये सारी गजल नहीं पढ़ी जा सकती है। देखिए, ये एक मजमून है। इस शेर के अंदर जाकर हम जिस दुनिया में अब सांस लेते हैं, जिस दुनिया में अब हम एक नया मंजर देखते हैं, दूसरे शेर में बिल्कुल एक अलग दुनिया है। भूख से मर गए हैं सब, ये बात हाकिमे दो जहान तक पहुंची। हता कि जिस तरह से उन्होंने अपना एहतिजाज इस शेर में जाहिर किया है या रजिस्टर किया है, वो इस बात की गम्माजी करता है कि बहरहाल ये शायर इंसान है, इंसानियत का हिस्सा है। इंसानियत को अगर कुल माना जाए तो ये इसका जुज है। अगर इंसानियत को एक बॉडी, एक जिस्म तस्वुर किया जाए तो ये उसका एक अंग है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये महसूस कर रहा है इंसानियत का दर्द, वो दर्द जो लाखों करोड़ों लोग आज भी दुनिया में रहकर जी रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। लेकिन आगे ये जहां ये एहतिजाज पहुंचाना चाहते हैं, वहां जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, मैं मानता हूं दूसरे मिसरे में इस एहतिजाज का जो लहजा है, इस एहतिजाज की जो पोइनेंस है, जो तुंदी है, वो जरा धीमी पड़ जाती है कि हाकिमे दो जहान, जब हमने अगर हाकिमे शहर की बात होती तो इस एहतिजाज में एक अलग प्रोग्रेसिव कलर पैदा हो जाता। हाकिमे शहर तक ये बात पहुंचे कि आपके शहर में लोग मर रहे हैं भूख से और आप वाकिफ नहीं है। देखो, ये शहर एक अलग टर्न ले सकता था कि भाई हाकिमे शहर, आप मशगूल हैं किन कामों में, नाम पर तो आप मतलब हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आपके शहर में लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये एक अलग किस्म का एक ये प्रोग्रेसिव तरक्की पसंदाना रंग इख्तियार कर सकता था। लेकिन जब यहाँ हाकिमे दो जहां की बात हो गई तो हाकिमे दो जहां से क्लियरली मुराद है कि मतलब ये अ, किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन हाकिमे दो जहां कहते हुए हमें इस बात से सरफ नजर नहीं करना चाहिए कि उन तक पहुंचने का या पहुंचाने का क्या मतलब, वो तो जानते हैं सब। भूख से कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, कौन जुल्म सह रहा है, वो सब ये जानते हैं। वो अलीम भी हैं, बसीर भी है। लेकिन अब हम इम्तिहान में हैं, जालिम भी इम्तिहान में है, मजलूम भी इम्तिहान में है। तो इस पहलू को हमें सरफ नजर नहीं करना चाहिए था यहां पर। यानी कि जो उठान है, जो जो कुव्वत, जिस कुव्वत के साथ पहले मिसरे को जनरेट किया गया है और एक आफाकी तस्वीर सामने लाई गई है, एक आफाकी मसला सामने लाया गया है, और ये मसला उठाते हुए शायर अपने आप को
मतलब ये शेर नहीं, शेर की उठान नहीं, ये शायर की उठान है, ये तख्लीक कार की उठान है कि मैं कायनाती हूं, मैं आफाकी हूं, मैं किसी मखसूस दायरे में कैद आदमी नहीं हूं, मैं आदमियत का हिस्सा हूं, आदमियत की नुमाइंदगी कर रहा हूं। लेकिन आगे जो दूसरा मिसरा है, बस इस पर तबसरा नहीं करना है मुझे, लेकिन मैं अपने बरादर से ये गुजारिश करूंगा कि वो इसे रिविजिट करें इस ख्याल के साथ कि जब हम दो जहां कहते हैं तो दो जहां मैं ये भी मतलब अंदाजा कर सकता हूं कि ये मतलब तक पहुंचे, ये इनका ये रदीफ और काफिये का मसला भी है, लेकिन रदीफ और काफिये को बरकरार रखने के लिए हम इस मिसरे को बअंदाजे दिगर लिख भी सकते हैं, ताकि पहले मिसरे की वो जो खूबसूरती है और वो जो एहतिजाज है वो एक तो बरकरार रहे, बल्कि दूसरा मिसरा उस एहतिजाज को और ज्यादा वाजिया और ज्यादा मतलब और ज्यादा पुरअसर बनाए। ये मेरी गुजारिश है। अब देखिए कितना खूबसूरत शेर सामने आया जो मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। इसके लिए मैं अहमद रईस साहब को दाद तहसीन पेश करता हूं। सोजिश आफताब में जलकर, सोजिश आफताब में जलकर जुल्फ के साइबान तक पहुंचे। पहले मिसरे में हम पूरी तरह दुनिया ज़दा है, गमे दौरा का रोना रो रहे हैं, दुनिया के तकालीफ या दुनिया का जो कुछ भी हम दुनिया में रहकर सह रहे हैं उसमें मौजूद है। क्योंकि यहां आफताब मुराद आफताब नहीं है, बल्कि जब हम आफताब से जल रहे हैं, दिन के उजाले में जल रहे हैं, तो दरअसल हम दुनिया के मामलात से, जिंदगी के मामलात से जल रहे होते हैं। यहां एक प्रॉब्लम की बात की गई है, लेकिन देखिए शायर जो है, शायर की नजर हर एक चीज पर होनी भी चाहिए और होती भी है। उसका बेहतरीन सबूत इस शेर में रईस साहब ने पेश किया है। वो ये कि यहां से जो जल जाते हैं, दुनिया के मामलात से जो जल जाते हैं, उनके लिए एक सोल्यूशन भी, उनके लिए एक सहूलियत भी है। वो फिर जुल्फ के साएबान में आ जाते। जिस तरह सूरज भी यहां अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, साए जुल्फ का साइबां भी अलामती है, यानी ये मोहब्बत की दावत है। अगर मुझे इजाजत दी जाए, मतलब जैसे कि हम कभी क्लास रूम में शायरी की तशरीह करते रहते हैं, तो मैं इस शेर की इस तरह से तशरीह करूं कि ये शायर जो है, ये एक अपने एक खूबसूरत अंदाज में, एक अलग अंदाज में दरअसल लोगों से ये कहता है कि ए लोगों, आपके लिए अगर सहूलियत और आसाइश है, वो मोहब्बत में पोशीदा है। ये दावत मोहब्बत है। ये वही दावत मोहब्बत है जो हजरत मौलाना रूम ने मसनवी के हर शेर में दे रखी। भाई जियो, दुनिया जियो, दुनिया जीने के अपने मापदंड है, दुनिया जीने के अपने तरीके हैं, लेकिन ये मत भूलो कि दुनिया जीते जीते अगर आप मोहब्बत करना भूल जाते हैं, मोहब्बत से आरी रह जाते हैं, मोहब्बत से महरूम रह जाते हैं, तो बस यूं समझो आप धूप में जल रहे हैं और साइबान सामने होते हुए आप उस साइबान में नहीं आ रहे। यानी यहां जुल्फ का साइबान मोहब्बत है। तो उसने देखिए गमे दौरा को और गमे यारा को, ये एक ही शेर में दो पिक्चर्स इस तरह से न खींची है, बल्कि इनको मिलाकर ऐसे पेश किया है जो इसकी फनकारी पे एक बार फिर दलालत करते हैं और ये साबित करते हैं कि ये अहमद रईस साहब बात कहने पे कुदरत रखते हैं और एक बामानी शायर पैदा करने वाले एक अच्छे शायर।
अच्छा, ये शेर जो मैंने अपने मतलब प्रोग्राम के आगाज में मैंने जो तासुरात बयान किए थे, उसमें मैंने जो रिवायत की बात की थी, यानी हमारी उर्दू गजल में जो अशार अक्सर हमें मिलते हैं, और यानी जो मज़ामीन अक्सर बांधे जाते थे, उनसे मिलता जुलता ये शेर देखिए कि देखिए आजकल शायद हम इस तरह के इस कबील के शेर नहीं लिखेंगे, लेकिन उन्होंने लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। साथ मुझको रकीब के पाकर, साथ मुझको रकीब के पाकर तुम भी किस किस गुमान तक पहुंचे। ये देखो बात कैसे बनाई है। पहले तो रकीब के साथ देखकर गुमान वगैरह ये सब रकीब की बातें, मतलब हमारी रिवायती हमारी गजलिया रिवायत का एक खास उन्सुर है, खास पहलू है। उन्होंने इसको रिवायों किया है, जिंदा किया है आज सर नौ, और बात खूबसूरत तरीके से बयान की है। तुम भी किस किस गुमान तक पहुंचे, यानी रकीब के साथ खड़ा होना जो है, ये सिर्फ मतलब इसका सिर्फ एक ही मकसद थोड़ी हो सकता है। आप गुमान करना बंद कीजिए, किसी शख्स के साथ खड़ा होना कोई मजबूरी भी हो सकती है, यानी मुझे इस पे कोई बड़ी बहस नहीं करनी है। बस इस शेर में जो इसका लिसानी अंदाज है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इस शेर की यह है कि ये शेर हमें दिखाता है कि शायर को छोटी सी बात को भी बेहतरीन तरीके से बयान करना आता है और अच्छे लफ्जों में आता है। और दूसरा ये कि ये रिवायत जो है, रिवायती लबो लहजे को जिंदा करना चाहते हैं। अब पता नहीं ये रईस साहब का कोई शऊरी फैसला है या गैर शऊरी तौर पे उसका मिजाज इस रविश पे चल पड़ा है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। ये एक रिवाइवलिस्टिक ट्यून है और हमें इस रिवाइवलिस्टिक ट्यून की कद्र करनी चाहिए। मौजूदा जमाने में इस रिवाइवलिस्टिक ट्यून की हमें मतलब इसकी हमें कद्र करनी चाहिए और ऐसे लोगों को दाद देनी चाहिए। मैं भी रिंदाना एक गजल कहता, मैं भी रिंदाना एक गजल कहता, बस वो दिल की दुकान तक पहुंचे। अब इस शेर पे बात करते हुए मेरा जहन कई चीजों की तरफ जाता है। अव्वल, गजल तो इस वक्त भी ये लिख रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी गजल है। गजल लिखते हुए इसी गजल में ये किसी और गजल को लिखने का दावा पेश करते हैं या उसके लिए कोई शर्त रखते हैं। तो पहली ये बात क्लियर हो जाती है कि शायद अभी तक उन्होंने वो वाली गजल नहीं लिखी, हालांकि गजल लिखना जानते हैं लेकिन वो गजल नहीं लिखी जिसको ये रिंदाना कहते हैं। वो गजल जिसमें रिंदी व मस्ती की बातें हो, जिसमें मारिफत की बातें हो, इरफान की बातें हो, यानी शायर इस बात का एतराफ करता है मैं शायर तो हूं, गजल खां तो हूं, लेकिन रिंद नहीं हूं। अब रिंद मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी कोई गजल लिखूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये रखते हैं। वो शर्त क्या है? बस वो दिल की दुकान तक पहुंचे। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी, दिल को दुकान के साथ तशबीह देना। ये तशबीह जो है ये आउट ऑफ बॉक्स है। दिल को हमने मैखाना भी कहा, हमने दिल को खुदा का घर कहा, दिल को बहुत सारी तशबीहात से नवाजा गया है आज तक, लेकिन दिल दुकान तक मीर ने शायद ये कहीं बरता है। मैंने पहले ही कहा ना कि इसमें मीर का एक अच्छा खासा नुमाया रंग मौजूद है। दिल को दुकान कहना जो है ना, इससे कई
नित नए मानी उभरने लगते हैं, क्योंकि दुकान भी एक मतलब अपने आप में एक बलीग टर्म है, जहां चीजें फरोख्त होती हैं, जहां चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, दाम पेश किया जाता है। अगर दिल भी देखा जाए ना, तो ये भी सारी जिंदगी यही खरीदो फरोख्त, दामों के इवज, क्या क्या बेचता है, क्यों खुद भी बिकता है, कहाँ बिकता है वगैरह। तो उस पर टाइम काफी हुआ, उस पर इस वक्त बात नहीं करनी है। बस इतना कहना है, बाकी समझने वाले खुद समझ जाएंगे। दिल को जो उन्होंने दुकान के साथ तशबीह दी है, ये बहुत ही बलीग तशबीह है। इससे एक बार फिर उनकी फनकारी आया हो जाती है। तो बस ये शर्त सिंपल है कि ये चाहते हैं कि रिंदी मुझ में मौजूद है, मैं इस पर कुदरत रखता हूं कि मैं अपनी गजल में रिंदाना रंग पैदा कर सकता हूं, आरिफाना रंग पैदा कर सकता हूं। बस मैं इंतजार में हूं किसी के कि वो मेरे दिल के दुकान पर पहुंचे। दिल के दुकान पर पहुंचते ही मेरा मतलब मैं वो काम कर सकता हूं, मैं वो गजल भी लिख सकता हूं, यानी अपनी शायरी में वो रंग भी पैदा कर सकता हूं। कुल मिला के ये शायर भी बहुत ही अच्छा है। और आखिरी शायर जो इसका है, बात थी अपने दरमियान रईस, और तुम खींचतारी के साथ पेश किया है। और खींचतान लफ्ज को, जो एक आमियाना लफ्ज है, इसको शायराना अजमत अता की है। यही बड़ी बात होती है ना अच्छे शायर की, खूबसूरत बात यही होती है। और मीर के हवाले से भी जो आज तक नाकिदीन ने और मुबस्सिरीन ने और हमारे मुहक्किकीन ने लिखा है कि मीर के यहाँ भी सबसे कमाल की बात ये रही है, वो आम सी बातों को जिंदा करते हैं, उनको विकार अता करते हैं। तो ये रंग सरापा इस गजल में मौजूद है। मतला से लेकर मक्ता तक कोई भी शेर ऐसा नहीं है, ताकि मैंने सभी शेर अशआर को यहाँ पे बयान नहीं किया, वक्त कम था। तो हर एक शेर में कोई न कोई ऐसा लफ्ज जरूर आपको मिलेगा जो बिल्कुल आमियाना है, लेकिन जो जिस अंदाज से, जिस पैराए से, जिस मानवी जहद के साथ उसको यहाँ इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। तो मजमूई तौर पे मैं एक बार फिर यह अर्ज करना चाहूंगा कि रईस साहब की गजल इस बात का वाजिया सबूत है कि इनके यहाँ बड़े ही बेहतरीन शेरी इम्कानात मौजूद हैं, और लिसानी तौर पे भी ये एक अलग रंग पैदा कर सकते हैं, एक अलग आहंग पैदा कर सकते हैं। इनका शेरी शऊर और उनका शेरी उसलूब दोनों बहुत ही लुभावने हैं, बहुत ही छाप छोड़ने वाले हैं। खुदावंद ताला उनके कलम में और ज्यादा कुव्वत पैदा करे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस वक्त आपसे विदा ले रहा हूं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया गुलजार जाफर साहब, आपका मुदल्लल तबसरा सुनने को मिला। दिल चाहता था कि हम और सुनते ही रहे, बहुत लुत्फ आ रहा था और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा था, लेकिन क्या करें, वक्त के तंगदामनी। तो आखिर पर मेरी गुजारिश रहेगी अहमद रईस साहब से कि अगर वो तबसरे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, मुख्तसरन कह सकते हैं। रईस साहब। मैं गुलजार जाफर साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक शेर का जो है तबसरा किया है, पेश किया है। और इसके अलावा सर मुझे नहीं लगता है कि कोई बात रह गई है जो मुझे कहनी चाहिए कि या जो गज़ल में है, बल्कि मैं खुद बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं था। या जिन चीज़ों को लेकर गुलजार जाफर साहब ने बात की है, तो मुझे खुद भी पता नहीं है कि वो मेरी गज़ल में है या वो खुसूसियात इसमें है। तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ासकर उस शेर के लिए जो उन्होंने जिस पे उन्होंने बात की है कि हाकिम दो जहान तक पहुँचे। मुझे भी लगा कि शायद मुझे इस मिसरे को बदल देना चाहिए था, क्योंकि हाकिम दो जहां जब हम मुराद लेंगे तो उससे शायद मुराद होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात या कुछ।
اور انہوں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی علم الغیب رکھتے ہیں، پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر بات ان تک کس طرح پہنچائی جائے یا اس کے لیے کون سا ذریعہ ہو جس کے ذریعے ہم ان تک بات پہنچائیں، وہ کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں سب، تو مجھے لگتا ہے کہ اس مصرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا اس کے لیے ان کا بےحد مشکور ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ شکریہ جناب احمد رئیس صاحب، آج کے تخلیق کار جناب احمد رئیس صاحب اور تبصرہ نگار جناب گلزار جعفر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے نام کیے اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ تخلیق کار کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ نئے شمارے میں انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا